आजकल हार्ट अटैक एक बहुत बड़ा इशू है। देखा गया कि जो लोग रात में जगते हैं, काम करते हैं और दिन में सोते हैं, उनमें कैंसर और अन्य बीमारियां, खास करके हार्ट अटैक की समस्या बढ़ गई। काफी लड़कियों को, यंग लड़कियों को भी ब्रेस्ट कैंसर इज गेटिंग वेरी कॉमन। जो दवाइयां होती हैं, दवाइयों पे एक्सपायरी डेट छपी होती है और दवाइयां बनती केमिकल की है। तो क्या केमिकल भी एक्सपायर होते हैं या इट्स अ बिजनेस? और इनकी मिली भगत है फार्मा कंपनी के साथ। कई जगह स्पूरियस दवा मिलती है, मतलब नकली दवा मिलती है। पब्लिक को सिंपली डिमांड करना है। आपने मंदिर डिमांड किया, मिला कि नहीं मिला? 370 आपने डिमांड किया, मिला कि नहीं मिला? आप डिमांड कीजिए स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता है। भारत का हर नागरिक बोलने लगे स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा 3 प्राथमिकता है हमारी, हम वोट उसी को देंगे। ऐड आता है, ऐड में जो हीरो लोग ऐड करते हैं उनसे पूछिए तुम पीते हो कोल्ड ड्रिंक? आंसर इज नो। पार्टी करना गलत नहीं है, पार्टी करें, लेकिन कभी यदा कदा कर लेना ठीक है। आपके लाइफ का हिस्सा बन जाए ये तो गलत है। भूख न देखे जूठी बात, नींद न देखे टूटी खाट, इश्क न देखे जात को जात। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन कॉन्वर्सेशन विद ईशान। जैसे हमने प्रॉमिस किया था, हम सर को वापस लेके आएंगे और सर आज हमारे संग मौजूद हैं। सर, थैंक यू सो मच, आप वापस आए हमारे शो पे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपके व्यूअर्स की डिमांड है, आपने बुलाया, मैं जरूर आया। सर, पिछली बार आपने कैंसर के बारे में बहुत कुछ बताया, मेडिकल फील्ड में रिफॉर्म कैसे करना चाहिए उसके बारे में बताया। सर, एट दैट वेरी सेम टाइम आजकल हार्ट अटैक एक बहुत बड़ा इशू है। उसको कैसे और वो क्यों हो रहा है, पहले तो ये जानना चाहता हूँ वो क्यों हो रहा है, और फिर आप बताइए कि उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। देखिए, ये पूरे वर्ल्ड में चर्चा का विषय बना हुआ है कि अर्ली एज हार्ट अटैक, अर्ली एज ऑनसेट कैंसर, 2 चर्चा का विषय बना। क्यों? पहले माना जाता था कि हार्ट अटैक और कैंसर बुढ़ापे की बीमारी है। इंसान जब 60-70 साल जी ले तो हो सकता है कैंसर हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए। आज नहीं हो, आज यंगस्टर्स में हो रहा है। चिंता का विषय होना चाहिए और जरूरी भी है। एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट हुआ है 1990 के बाद। जो पैराडाइम शिफ्ट हुआ उसका रिजल्ट अब आने लगा है। हार्ट अटैक किन में हो रहा है? 90 के यूजुअली 1990 के बाद की पैदाइश है उनमें। ओके। अल्ट्रा प्रोसेस फूड मार्केट में आ चुका था। कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल पीक पे चल चुका था, जिसमें कई बड़ी कंपनियां इंटरनेशनल मार्केट में आ चुकी थी। हाई शुगरी ड्रिंक जिसको कहते हैं, आपने अभी सुना होगा हेल्थ ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक के नाम पे कोर्ट ने बहुत फटकार लगाया कि एनर्जी ड्रिंक लिख कैसे सकते हो। ये बिल्कुल सही फटकार है। फूड इंडस्ट्री बिल्कुल इन कर चुकी थी और एट द सेम टाइम टेक्नोलॉजी के बढ़ावे के कारण हमारी एक्सरसाइज करने की प्रक्रिया जो आदतन हो जाती थी, मतलब पैदल चल लेना, घर का कुछ काम कर लेना, सब्जी ले आना, दूध ले आना, ये बंद हो चुका था। ये इतना बड़ा जो गैप आया, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ह्यूमन इवोल्यूशन, जैसे डार्विनियन थ्योरी कहता है कि इंसान चिंपांजी से आगे डेवलप होकर पैदा हुआ, इसको इवोल्यूशन कहते हैं। और टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन, इसमें तारतम्य नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट डेवलप हुई, ह्यूमन इवोल्यूशन उतना फास्ट डेवलप नहीं हुआ, एडेप्ट नहीं कर पाया, तो हम पीछे लैग कर गए, टेक्नोलॉजी आगे निकल गई है। और ये बीमारी का बहुत बड़ा कारण है, जिसमें अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन। पहला, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन का मतलब है कि कोई भी सिटी डेवलप हो रहा है, इसमें बिल्डिंगें कितनी बन रही है, उससे कार्बन फुटप्रिंट कितना जनरेट होगा, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या इतने पेड़ है वहां पे? नहीं है। आपका जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वहां पे इकोसिस्टम चाहिए। इकोसिस्टम में पेड़, जलाशय, शुद्ध हवा, कीड़े मकोड़े, ये भी हमारे लिए जरूरी है, बैक्टीरिया जरूरी है, एल्गी जिसको काई कहते हैं, नदी किनारे देखते हो हरे हरे काई लग जाती, ये पूरा एक इकोसिस्टम होना चाहिए। इकोसिस्टम को पहले हमने डिस्टर्ब किया और कंक्रीट बिल्डिंग बना दी। और कंक्रीट बिल्डिंग पे देखिए, मैं आपको बताता हूं, मैं ऐसे विज्ञान के विद्यार्थी हूं, लेकिन जहां मैं पैदा हुआ, गंगा के तट पे मैं पैदा हुआ था, बगल में बागीचा था, पीछे गौशाला था। एक बार मैं कहीं से कार्यक्रम करके लौट रहा था, फ्लाइट से जब दिल्ली लैंड करने वाली थी फ्लाइट, तो मैं नीचे ढूंढ रहा था मेरा घर कहाँ पे है। तो मुझे सिंपली दिखा यहाँ पे सिर्फ कंक्रीट जंगल है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी,
न वो गंगा नदी थी, न बागीचा था, कुछ नहीं था। उसी पे मैंने एक रचना लिखी थी, उसकी 4 पंक्तियां सुने। शहर में, खासकर मुंबई दिल्ली में रहने वाले लोग समझ जाएंगे कि मैं क्या मीन कर रहा हूं। पत्थरों का शहर मैंने नाम दिया दिल्ली को। पत्थरों के इस शहर में एक पत्थर था मेरा, बड़ी बड़ी इमारतें थी, एक पत्थर उसमें मेरा भी था। पत्थरों के इस शहर में एक पत्थर था मेरा, ना थी गैया, ना था बछड़ा, ना था बागीचा मेरा। क्षीर बंद था, क्षीर मतलब दूध, नीर बंद था, नीर मतलब पानी बॉटल में है, दूध पैकेट में, पानी बॉटल में। क्षीर बंद था, नीर बंद था, और बंद किस्मत मेरा, ना थी हरियाली यहां, ना था वो दरिया मेरा, ना था वो दरिया मेरा। जीने के लिए चीज चाहिए, ये चीज नहीं हुई तो पहला अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, दूसरा प्रोसेस्ड एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। ये क्या हुआ, एक है फूड साइंस और एक है न्यूट्रिशनल साइंस। एग्रीकल्चर करके जो भी चीजें बनती हैं उसको आपके होंठ तक, मतलब मुंह तक पहुंचाने के लिए जो साइंस काम करता है उसको कहते हैं फूड साइंस। इसमें जितना कम से कम ह्यूमन इंटरफेरेंस हो उतना फूड आपके लिए उपयुक्त है। और जब ये खाना हमारे अंदर गया तो हमारा बॉडी उसको कैसे उसके साथ काम करेगा, उसको कहते हैं न्यूट्रिशनल साइंस। इन दोनों साइंस में बहुत तब्दीली आई। अब ये क्या हुआ कि हर खाने को प्रोसेस किया जाने लगा। जैसे गेहूं को आटा बनाते थे, एज इट इज खाते थे हम लोग, आज उससे चोकर निकाल लिया गया और सिर्फ उसके स्टार्च का आटा बनाया गया। तो नेचर कभी भी इंसान या किसी जीव जंतु को जीने के लिए जो चीजें देती है वो इंटैक्ट देती है कि इसको एज इट इज खा लो। तो अगर उसमें स्टार्च की मात्रा इतनी थी तो इतना फाइबर, इतना एंटीऑक्सीडेंट होना चाहिए था, उसको निकाल दिया गया। आप हाई स्टार्च खाया आपने, बीमारी का कारण, जिसमें मोटापा, हार्ट अटैक, कैंसर ये बढ़ा। इस तरह से आप इमेजिन कर लीजिए, रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड सॉल्ट, रिफाइंड शुगर, सारी चीजें इमेजिन कर लीजिए। ये सब आपको फूड साइंस ने डिस्टर्ब करके आपके तक भेजा। क्यों भेजा ऐसा? आप सोच रहे होंगे कि ऐसी जरूरत क्या पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी कि बाजारवाद, कंज्यूमरिज्म में यह देखा जाता है कि किसी चीज को प्रोड्यूस करके कितने लंबे समय तक हम स्टोर कर सकते हैं। शेल्फ लाइफ, अलमीरे पर रखने की लाइफ खाने की बढ़ा दी आपने, लेकिन सेल्फ लाइफ इंसान की कम हो गई। इस खाने के कारण बीमारियां हुई। तो ये फूड प्रोसेसिंग का हुआ। इसको ब्राजील ने क्लासिफिकेशन दिया, नोवा क्लासिफिकेशन, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। टाइप 3 और टाइप 4 फूड को कहा कि मत खाओ, ये प्रोसेस्ड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है। इसको साधारण भाषा में अगर हिंदुस्तानी को समझाने के लिए बोलूं, मैं क्लासिफिकेशन फूड का कहता हूं 3 रसोई है। भगवान की रसोई, जो प्रकृति ने एज इट इज बनाया आप खा सकते हैं। सीजनल रीजनल फूड, सब्जियां आप खा सकते हैं, बेस्ट है आपके स्वास्थ्य के लिए। इंसान की रसोई, शुद्ध भारतीय भोजन जिसमें हल्दी, अजवाइन, लौंग, अदरक, लहसुन इन सब की मात्रा पड़ी हो, आपके लिए ये भी स्वास्थ्यवर्धक है। ताजा खाना बनाए, ताजा खाएं, ये भी खा सकते हैं। शैतान की रसोई, पैक्ड फूड। और जितने फूड आउटलेट होंगे, जितना पैक्ड फूड हो, उसमें लाल रंग जरूर दिखेगा आपको, अट्रैक्ट करता है। जैसे रेड लाइट आप दूर से देखते हैं, रुक जाते हैं। करेक्ट। विबिग्योर स्पेक्ट्रम का रेड जो है हमारी आंख सबसे पहले देखती है, इसीलिए जिसको अट्रैक्ट करना उसको लाल रंग। तो जितने आप चिप्स के पैकेट देखेंगे, ये उसमें लाल रंग कहीं ना कहीं जरूर चटकीला रंग डाला जाएगा। फूड ब्रांड का बोर्ड आप देखिए, लाल रंग जरूर होगा उस बोर्ड में, ताकि आप अट्रैक्ट हो। ये एक मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट का एक तरीका होता है, जो एमबीए जब हम लोग करते हैं तो हमें पढ़ाया भी जाता है कि किस तरह से कस्टमर को अट्रैक्ट करना है। तो ये किया गया, आप अट्रैक्ट हुए। अब देखते जाइए कैसे बीमारियां बढ़ी। कोल्ड ड्रिंक ऐड आता है, ऐड में जो हीरो लोग ऐड करते हैं उनसे पूछिए तुम पीते हो कोल्ड ड्रिंक? आंसर इज नो। उनको मालूम है कि इसको पीने से क्या होगा। करेक्ट। 24 ग्राम शुगर एक 5 फीट 8 इंच के भारतीय हिंदुस्तानी एक नागरिक के लिए रिकमेंडेड है, इतना आप ले सकते हैं पर डे। उसमें 2 कोल्ड ड्रिंक आप पिएंगे उतनी मुसीबत। उसके बाद आया डाइट, नाम मैं किसी कंपनी का नहीं लूंगा, डाइट का नाम दिया तो उसमें शुगर नहीं है, स्वीट आर्टिफिशियल स्वीटनर है। आर्टिफिशियल स्वीटनर भी वही काम करता है, इंसुलिन स्पाइक कराता है। कैसे? आप सोचते हैं शुगर तो नहीं है, 0 कैलोरी। जीभ पे जैसे ही मीठा स्वाद आपका टेस्ट होगा तो नर्व ब्रेन को सिग्नल देता है सम स्वीट इज कमिंग। ब्रेन सिग्नल देता है पैंक्रियाज को इंसुलिन रिलीज कर लो। इंसुलिन रिलीज हो गया, लेकिन कैलोरी नहीं थी। तो डाइट ड्रिंक
is half bad as normal drink. It's not good, half bad. लेकिन डाइट ड्रिंक में क्या होता है, आप साइकोलॉजिकली सोचते हैं कि इसमें तो कैलोरी है नहीं, मैं 4 पी लेता हूं, तो आप ओवरडोज लेते हैं, अल्टीमेटली इट्स किलिंग यू. तो डाइट ड्रिंक इज इक्वली बैड क्योंकि आप डोज ज्यादा ले रहे हैं. ये आ गया मार्केट में. स्मोकिंग एक स्टाइल बन गया. नाइट लाइफ, प्रोग्रेस या डेवलपमेंट की निशानी बन गई कि नाइट लाइफ है इनकी. पार्टी करना गलत नहीं है, पार्टी करें, लेकिन कभी यदा कदा कर लेना ठीक है. आपके लाइफ का हिस्सा बन जाए ये तो गलत है. रात सोने के लिए बना है, दिन जगने के लिए बना है. अब क्या होगा इससे? सर्कैडियन रिदम, ब्रेन में बायोलॉजिकल क्लॉक है जो सूरज की रोशनी निकलने से आपको एक्टिवेट करता, जगाता है, और सूरज की रोशनी डूबने के बाद आप सोते हैं. लेकिन आज घर में आपके एलेक्सा डिवाइस, कंप्यूटर, मोबाइल आपको ब्लू लाइट देके डे लाइट सिग्नल दे रहा है, तो ब्रेन हर समय जगे में है. कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा है. कॉर्टिसोल एक हार्मोन है जो शुगर की मात्रा को बढ़ा कर रखता है. क्रोनिक इन्फ्लेमेशन मतलब शरीर के अंदर सूजन चला रहा है, हार्ट की खून की नलियां इन्फ्लेमेशन में रहती है, बॉडी मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस में रहता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम हुआ. मेटाबॉलिक सिंड्रोम हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडेमिया जो एबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, कैंसर का कारण ये बढ़ा. अब चारों तरफ से आप सोशल मीडिया से घिरे हुए हैं. सोशल मीडिया का स्ट्रेस आपको कैसे दे रहा है? आप स्क्रॉल कर रहे थे, आपने देखा आपका दोस्त था, आपके साथी था, स्वीडन घूम रहा है, मेरे पास पैसे नहीं, उसकी गाड़ी हो गई, सब कुछ फेक है उस पर. कनेक्ट टू द पीपल फेस टू फेस. सर, हाउ रियल यू आर टॉकिंग. यस, कनेक्ट टू द पीपल फेस टू फेस, नॉट ऑन फेसबुक, ऑन फेस टू फेस. आप कनेक्ट कीजिए, ये आपको वाकई सुकून देगा, अच्छा लगेगा, आपके न्यूरोकेमिकल्स शटडाउन नॉर्मल होगा, आप मेडिटेशन की स्थिति में जाते हैं. कनेक्ट तो कीजिए एक बार पब्लिक अपने में, जिससे आपका मन मिलता हो. ऑब्वियसली सबसे सबका नहीं मिलेगा, ये करिए. तो कहिएगा क्या मैं टेक्नोलॉजी के विरुद्ध हूं? मैंने मोबाइल उस समय इस्तेमाल करना चालू किया था, आउटगोइंग 18 रुपए पर मिनट था, इनकमिंग 9 रुपए पर मिनट था. मैं इतना टेक्नोलॉजी प्रो हूं, लेकिन मैंने टेक्नोलॉजी को गुलाम बनाया हुआ है. टेक्नोलॉजी का गुलाम नहीं बना हूं मैं. अपने स्क्रीन टाइम का सिर्फ 30% उस पर देता हूं जो मेरे काम का नहीं है. काम का नहीं है मतलब फेसबुक, व्हाट्सएप, मेल, ये सब मैं मानता हूं कि ये तब मैं देखूंगा जब मैं फ्री हो जाऊंगा, वो भी 30% टाइम. 70% एक्टिव पैसिव स्क्रीन टाइम देता हूं. करेक्ट है. मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा, अपने परिवार वालों को बताऊंगा कि ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं सर. मैंने सर को 3 दिन से फोन किया, सर ने फोन नहीं उठाया. फिर मैं मैसेज छोड़ा हुआ था, फिर सर का एक दिन कॉल आया, बोला यार ये तुमने अच्छा किया था मैसेज छोड़ दिया था, वरना वाकई फोन नहीं देखता हूँ. ये बात तो बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल नहीं फोन देखते. हाँ, लेकिन मैं फोन से कनेक्टेड हूं. कनेक्टेड ये हूं जिस समय मैं चाह रहा हूं उस समय मैं कनेक्ट होऊंगा. ये नहीं कि जब चाहें आप मुझे डिस्टर्ब कर दें. ये सबको करना चाहिए. हाँ, पूछेगा डॉक्टर हैं, इमरजेंसी होगी, लोग कैसे कनेक्ट करें, उसका सिस्टम आप बनाइए. आप ऐसे प्रोफेशन में होंगे, इस तरह सिस्टम तैयार करिए, किसी की बीमारी, किसी की सफरिंग, किसी को कांटेक्ट करना हो, ये ना डिस्टर्ब हो, इसका सिस्टम बनाइए. ना कि ये कर दे कि आप हर चीज फोन पे करने लगे, तो आपकी लाइफ क्या रही. और कुछ लोग कहते हैं कि बड़े साहब हैं, बिजनेसमैन हैं, अभी उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, बड़ी कंट्रोवर्सी हुई मीडिया में कि लोगों को इतने घंटे काम करना चाहिए. बिल्कुल गलत कहते हैं. लोगों को 1 घंटे मी टाइम, 2 घंटे हर दिन लीजर टाइम, मतलब जिसमें मी टाइम भी ना हो. अब इसका मतलब आप सोच रहे हो क्या होगा वो लीजर टाइम. 3 स्थिति होती है इंसान की. आज इंसान अकेलेपन में जीता है, वर्चुअल वर्ल्ड में है, कई लोगों से कनेक्टेड है, लेकिन वो अकेला है, अपने दुख को किसी से साझा नहीं कर पा रहा है. अकेलापन मतलब मैं और मैं के साथ कई लोग उसके थॉट्स में हैं. अकेला मतलब इस भीड़ भरी दुनिया में अकेला महसूस करता है. दूसरी स्थिति एकाकीपन, जिसमें इंसान मैं और मैं के साथ होता है. अब सोशल मीडिया पे नहीं है, उसको अपना थॉट खा रहा है कि पास्ट में मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, भविष्य में सुरक्षा की भावना क्या हो जाएगा, वर्तमान में नहीं जी रहा है. एकाकीपन. और एक स्थिति होती है कैवल्य, जहां मैं और मैं भी विलुप्त हो जाता है, शून्यता की स्थिति आ जाती है. वो है आपका लीजर टाइम. उसी समय क्रिएटिव थॉट्स आएंगे, क्रिएटर उसमें पैदा होता है, इनोवेटर उस समय पैदा होता है, रिसर्चर उस समय पैदा होता है.
अगर आपको भारत में गुलाम पैदा करना है तो उसको पूरे टाइम काम पे लगा दो। और कुछ हमारे बड़े नेता भी कहते हैं कि 4 घंटे सोते हैं। क्यों भाई? एफिशिएंसी कम है आपकी, आप 8 घंटे सोइए और बाकी में काम करके दिखाइए। गुड एफिशिएंट वर्कर हैं। मेरी थियरी मैनेजमेंट की अलग है। ज्यादा काम करके अच्छा वो स्मार्ट वर्कर नहीं है, वो उसको डिमोट करो। कम देर में ज्यादा काम करे, न्यू आइडियाज लेकर आए, न्यू इनोवेशन लेकर आए, उसको प्रमोट करो। तो ऐसे लोगों को लीजर टाइम दो। और जो ऑर्गेनाइजेशन के बॉस सुन रहे हैं उनको खासकर ध्यान देना चाहिए कि लीजर टाइम अपने एम्प्लॉय को दो, वो क्रिएटर बन जाएगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए वाकई ऐसा फ्रूटफुल काम कर देगा। अभी आश्चर्य होगा कि इसके अंदर कैसे पोटेंशियल है। हिडन पोटेंशियल जनरेट होता है। जो हारी विंडो एक साइकोलॉजिस्ट, 2 साइकोलॉजिस्ट ने दिया था कि वो पोटेंशियल निकालो, नीदर नोन टू द वर्ल्ड, हर इंसान में है, नीदर नोन टू द पर्सन हिमसेल्फ, उसको एक्सप्लोर करने का मौका दो, लीजर टाइम में होगा। ये जरूरी है। तो 1 घंटे मी टाइम और 2 घंटे लीजर टाइम इंसान को निकालना है। 7 से 8 घंटे सोने का टाइम निकालना है। हमारी चर्चा चल रही थी क्यों हार्ट अटैक बढ़ा, कैंसर बढ़ा। अब ये सब आप मिस कर रहे हैं। आप जब समझ जाएंगे, मेरा ये किसी को कहना ही नहीं होता है कि तुम ये करो। मैं साइंस का सपोर्टर हूं, लॉजिक रेशनल थिंकिंग का सपोर्टर हूं। मैं बता दूंगा फैक्ट ये है, साइंस ये कह रहा है। आप जिस दिन अपने आप में उतार लेंगे, अपने आप कर लेंगे। रादर मैं टू डू लिस्ट दूं, इससे बेहतर है कि आपको मैं समझा दूं। तो ये कारण बना। तो आप नींद पूरी लें, क्लोज टू सनराइज जगने की कोशिश करें, जो कि नहीं हुआ। बड़ी अच्छी रिसर्च एक आई, नर्सेज स्टडी करके यूनाइटेड किंगडम में हुई। पहले तो नर्सेज पे किया गया जो नाइट शिफ्ट की ड्यूटी करती थी, बाद में इसको और लोगों पे किया गया जो नाइट में ड्यूटी करती थी। देखा गया कि जो लोग रात में जगते हैं, काम करते हैं और दिन में सोते हैं, एबनॉर्मल सर्कैडियन रिदम मतलब बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हुआ, उनमें कैंसर और अन्य बीमारियां, खास करके हार्ट अटैक की समस्या बढ़ गई। तो आप देखिए नींद कितना आप ले रहे हैं। कैसे आप इंश्योर करेंगे नींद? आप सुबह जब जगें, सर भारी ना हो, कमर ये पीठ में अकड़न ना हो, स्टिफनेस। अगर ये आप महसूस करते हैं और नींद खुलते आप बेड से उठते हैं फ्रेश, तरोताजा महसूस करते हैं, मतलब नींद पूरी हुई है। 3 ही निशानी है जिसका कोई लेबोरेटरी पैरामीटर नहीं होता है। इसके लिए क्या करना है आपको? बिल्कुल शांत वातावरण आपके जहां बेडरूम है उसका होना चाहिए। ऑल स्क्रीन ऑफ, नो ब्लू लाइट इन द रूम। नाइट लैंप में फॉर्म में भी ब्लू लाइट ना हो सके तो वाईफाई का राउटर बंद करें। उसका जो ब्रेन वेव को डिस्टर्बेंस देता है वाईफाई का सिग्नल, वो मोबाइल का डाटा ऑफ करें और मोबाइल को लगभग 1 मीटर ब्रेन से दूरी पे रखें। मिनिमम 1 मीटर रिकमेंडेड है, ताकि ब्रेन सिग्नल मोबाइल के सिग्नल से डिस्टर्ब ना होता रहे, आपकी नींद प्रॉपर होने लगेगी। और ऑब्वियसली बिस्तर पे कोई कंकड़ी पत्थरी इस तरह की चीज ना हो, वो सब तो सबका होता ही है। इन चीजों को इंश्योर करें, प्रॉपर हाइड्रेशन करें, नींद पूरी आएगी। अगर इन सबको करते हैं तो हार्ट अटैक की समस्या कम होने लगेगी। एक पहलू। अब चलिए दूसरा पहलू। आप सोच रहे होंगे कि जिमर्स जिम से निकल रहे होते थे, ट्रेडमिल कर रहे थे, नाच रहे थे, गिर गए, हार्ट अटैक हो गया। एक बड़ी अच्छी स्टडी हुई जिसमें देखा गया कि अमंग ऑल एक्सरसाइज, 10 एक्सरसाइजेज को निकाला गया कि इसमें बेस्ट कौन सी है कंसिडरिंग ऑल हेल्थ पैरामीटर। तो जिमिंग 10th नंबर पे था। इमेजिन कीजिए कितना मिसकंसेप्शन है, इसमें भी बाजारवाद है। टॉप 3 में क्या क्या था? वॉक विथ स्प्रिंटिंग, मतलब आप वॉक कर रहे हैं एवरेज 5 to 6 किलोमीटर पर आवर, स्प्रिंटिंग मतलब बीच में दौड़ लिए। इमेजिन कैसे करेंगे कि कौन सा दौड़ना उचित है। मैराथन रनर 9th पे आ गया, जिमर 10th पे आ गया। मैराथन क्यों 9th पे आया, इसका कारण बताऊंगा। स्प्रिंटर का मतलब क्या होता है कि तेज से दौड़े। इमेजिन कीजिए कि आपके पीछे एक शेर आ गया और आप अपनी जान बचा के भागने वाले थे, उतना ही दौड़ना है, मतलब आपकी सांस फूले फिर स्लो। तो बॉडी में एक हॉर्मेसिस, HORMESIS, हॉर्मेसिस इफेक्ट जनरेट होता है और बॉडी आपके फैट को मोबिलाइज करता है। लेकिन फिर क्योंकि कोई खतरा नहीं था, शांत कूल डाउन हो जाता है। इस तरह का चैलेंज बॉडी को देना है, जिसमें आइस कोल्ड वाटर में चैलेंज है और स्प्रिंटिंग है, ये सब है, बेस्ट माना गया। मैराथन एंड जिमिंग क्यों खराब माना गया, इससे आपको एक्सप्लेन होगा कि क्यों ट्रेडमिल करते हुए लोग हार्ट अटैक होकर गिर रहे हैं। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज, ROS, एक जनरेट होता है। जो लोग बहुत ज्यादा मैराथन करते हैं या जिमिंग करते हैं, उसमें
इन्फ्लेमेशन, जो मैं बार बार कह रहा हूं, इन्फ्लेमेशन इज ए डिजीज, कैंसर हार्ट डिजीज इज नॉट ए डिजीज, ये मैनिफेस्टेशन है, किसी चीज का लक्षण है। ये इनमें ज्यादा बनता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, जिसको आप समझ सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट, सभी लोग जानते हैं एंटीऑक्सीडेंट कैप्सूल फॉर्म में लेते हैं। जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पर O2 पॉइंट, OH पॉइंट, इस तरह के रेडिकल से जनरेट होते हैं जो हमारे ब्लड वेसल्स में सूजन, क्लॉट बनाना या कैंसर का कारण, डीएनए को डैमेज करना, ये कराता है। ये मैराथन रनर में और जिमर में ज्यादा देखा गया। एट द सेम टाइम स्टेरॉइड लेते हैं, हाई डोज प्रोटीन लेते हैं, मसल बूस्टिंग के लिए बहुत सारे इंजेक्शंस लेते हैं, ये रिस्की है। जो इस तरह से होते हैं बहुत ज्यादा फिटनेस फ्रीक इन द फॉर्म ऑफ जिमर, ये लोग नाइट लाइफ काफी लोग करते हैं। अब जैसे आपने एक फिल्म हीरो की बात की, अक्षय कुमार फिट है, उसके रूटीन कई बार मैंने सुना है इंटरव्यू में, शाम को सो जाता है, सुबह जल्दी जगता है, तो भाई वो भी तो सक्सेसफुल है, सेलिब्रिटी है, क्यों फॉलो कर रहा है उस रूटीन को, देख रहा है उसमें फायदा है उसको। यही आपको समझना है कि साइंस क्या सपोर्ट कर रहा है। साइंस एक्चुअली सपोर्ट कर रहा है कि सारी मांसपेशियां, सारे जॉइंट्स, सारी बोन इकट्ठे आपकी काम करें। ये पॉसिबल है बेस्ट वॉक विद स्प्रिंटिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग। इसी सीक्वेंस में रिपोर्ट भी आई है स्टडी की। तो वॉक करें विद स्प्रिंटिंग और स्विमिंग करें, साइकिलिंग करें, बेस्ट एक्सरसाइज है। अगर आप पूछिएगा मुझसे कि अगर मैं कोई कॉन्सेप्ट दूं तो मैं कॉन्सेप्ट हर्ष में देता हूं फार्ब। अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं, इस फॉर्मूला को याद रखें, FARB, फार्ब। जो भी एक्सरसाइज करें उसमें 4 कंपोनेंट हो। फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब आपके हर जोड़, जॉइंट्स लचीले हों, फ्रैक्चर का रिस्क खत्म। एरोबिक्स, हार्ट तेजी से चले, फेफड़ा तेजी से काम करे। कैसे समझेंगे कितना तेज? जिसमें एक सेंटेंस आप कंप्लीट नहीं बोल पाते हैं, ये स्प्रिंटिंग में हो जाएगा, एरोबिक्स। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का मतलब है कि मांसपेशियों पे इतना वजन हो कि मांसपेशियों को एक्स्ट्रा काम करना पड़े। माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिवेशन होगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा, टॉक्सिन्स आपके निकल जाएंगे, आपको हार्ट अटैक, कैंसर से बचाएगा। एंड बी, बैलेंसिंग। 40 के बाद आदमी लड़खड़ाने लगता है, किसी चलते चलते एक साइड लटक जाता है, बैलेंसिंग गड़बड़ हो रही है, बैलेंसिंग पे काम करना है। आप पूछेगा एक कोई तरीका बताइए जो फार्ब, फ्लेक्सिबिलिटी, एरोबिक्स, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, बैलेंसिंग चारों हो जाए। आंसर, योग। अब योग से मतलब क्या है मेरा? योग मतलब अष्टांग योग ही होता है। योग के 8 अंग हैं, 8 अंग की अगर आप पूर्ति करते हैं तो आप पूरी तरह स्वस्थ रह सकते हैं। अष्टांग योग महर्षि पतंजलि, जो महर्षि थे, आज के मॉडर्न जमाने से कंफ्यूजन ना हो, नहीं तो लोग समझ लेंगे कि ऐड चल रहा है किसी का। महर्षि पतंजलि से उनके शिष्यों ने पूछा, गुरुजी योग क्या है? तो महर्षि ने दूसरे सूत्र में क्लियर कर दिया, योग चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की वृत्तियों का सदैव के लिए रुक जाना ही योग है। अब चित्त क्या है? माइंड स्टफ। ब्रेन ऑर्गन है, माइंड ये ऑर्गन जिस तरह से सारी चीजों को काम करता है। चित्त रिसेप्शन, प्रोजेक्शन और परसीव जो हम कर रहे हैं, सारे का कैलकुलेशन इस चित्त। कहते हैं चित्त बहुत बेचैन है, तो हम हर चीज को सोचते रहते हैं। चित्त की वृत्तियों, इसकी गड़बड़ियों का सदैव के लिए रुक जाना ही योग है। रुक जाना, रोकना नहीं। मतलब हम जानबूझ के सोच ले कि नहीं मैं बिल्कुल टेंशन नहीं लूंगा, तो आप योगी नहीं हुए। टेंशन ना हो तब आप योगी हो गए, अंतर इतना ही है। तो पूछा उनके शिष्यों ने कि गुरुजी ये कैसे संभव है? तो उन्होंने कहा 8 अंग हैं, 8 चरण का पालन करो। 8 चरण क्या क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। 5 तो करना पड़ेगा, पहला 5, 3 अपने आप अपघटित हो जाएगी। यम, संयम, क्या करना है, कब उठना है, कैसे सोना है, कब खाना है, क्या खाना है, ये सारा कुछ। नियम, लाइफ के कुछ रूल रेगुलेशन अपने बनाए। ग्रीड, लस्ट, जैसे मैंने कहा, भूख मतलब आपका हंगर, और वासना, लस्ट में क्या अंतर है? आपको भूख लग रही है, खाने की इच्छा, कैसे समझेंगे आप इसको? ऐसे समझें, भूख न देखे जूठी भात, नींद न देखे टूटी खाट, इश्क न देखे जात को जात। अगर ऐसी भूख लग रही तभी खाना खाएं,
वासना क्या है? गुजर रहे थे, समोसे की खुशबू आई, खा लिया, पिज्जा खुशबू आई, खा लिया, जरूरत नहीं थी, बॉडी को नहीं चाहिए था। ये टॉक्सिन है आपके लिए। तो ये आपको नियम बनाना पड़ेगा, ईटिंग विंडो आपको ठीक करनी पड़ेगी। आसन, योगासन, जो मैंने फॉर्म की बात कही, योगासन 84,000 आसन डिस्क्राइब्ड हैं भारतीय योग पद्धति में। मैं कह रहा हूं इतना याद करने की जरूरत नहीं है, तो फिर कहा गया 84 कर सकते हैं। चलिए आप योगी नहीं है, 4 आसन अब करिए, सिर्फ 4 आसन, भुजंगासन, तडासन, मयूरासन, वक्रासन, 4 भी कर लें, पूरे बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है। बॉडी वेट ही काम करता है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के लिए। आपका हो जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, ब्रीदिंग हो जाएगी, बैलेंसिंग हो जाएगी। क्योंकि ये सारे मसल्स जब इकट्ठे काम करेंगी तब जाके एक्चुअल बैलेंस होगा। आप बाइसेप्स बना लेंगे तो ट्राइसेप्स कमजोर, तो फिर तो आपको जॉइंट प्रॉब्लम होनी है। जिस दिन छोड़ देंगे मसल लटक जाएगी, मोटापा बढ़ जाएगा, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज इतना जनरेट होगा कि हार्ट अटैक की संभावना बढ़ेगी। इसको कंट्रोल करना है। अगर इन चीजों को ध्यान देते हैं तो हार्ट अटैक, कैंसर जो इतनी बेतरतीब तरीके से बढ़ा, इस पे लगाम लगाया जा सकता है, काबू किया जा सकता है। ये जरूर है, इन दिनों होमोसेपियंस, मानव सभ्यता में जो हम लोग इंसान की तरह हैं, होमोसेपियंस हैं, बहुत टर्बुलेंस से गुजर रहा है। ये ट्रांजिशन फेज है, लेकिन इसके बाद फिर बदलाव आएगा। लोग फिर वही बैक टू बेसिक्स पे आएंगे, चीजों को एक्सेप्ट करेंगे, कर भी रहे हैं, काफी कर रहे हैं। मिट्टी का बर्तन लोगों ने इस्तेमाल करना चालू कर दिया, नॉन स्टिक हटा दिया है, खाने में नेचुरल सोर्स प्रोक्योर कर रहे हैं, ये सब आएगा। इसको जितनी जल्दी आप सुधार लें, क्योंकि जीवन सच में एक ही मिला है, दोबारा जन्म नहीं होता है। ये सब मिसकंसेप्शन में न रहें, अभी जो मिला उसको जी लें अच्छे से, बेहतर रहेगा। सर मेरी एक फ्रेंड है पायल, वो 32-33 की होगी, तो उसको भी ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ। और आजकल जब उसको डिटेक्ट हुआ तो फिर हम लोग सब फ्रेंड्स लगे पता करने में, अपने अपने एंड से उसकी हेल्प करने के लिए। तो बचला आजकल मुझे दिखा कि काफी लड़कियों को, यंग लड़कियों को भी ब्रेस्ट कैंसर इज गेटिंग वेरी कॉमन। व्हाई इज दैट? मेन प्रॉब्लम जो मैंने बातें कही वही है, लेकिन नर्सेज स्टडी में मेनली देखा गया था ब्रेस्ट कैंसर को ही, बाद में बाकी कैंसर भी आए और अलग बीमारियां भी आई। चेंज इन लाइफस्टाइल, महिलाओं का जो हार्मोन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है, इसका इम्बैलेंस, एबनॉर्मल सर्काडियन रिदम, रात में जगना, फूड की गड़बड़ी, या तो फूड एडल्ट्रेटेड हो या अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड हो। हर समय नेचुरल फूड प्रोटेक्टिव होता है कैंसर के लिए। कमर पे मोटापा देखते होंगे, हिप्स या कमर पे ज्यादा मोटापा हो, जिसको सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं, ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस बढ़ाता है। कॉस्मेटिक्स, लिपस्टिक, स्किन पे जो लगाते हैं कुछ, उसमें पैराबिन, थैलेट्स, ये है, लोगों को पता भी नहीं है, कैंसर का कारक है। रेड कलर की जितनी चीजें, लेड उसमें है, लेड कार्सिनोजेनिक है। हिंदुस्तान में जो श्रृंगार की परंपरा रही, सिंदूर का पेड़ होता है, करेक्ट, उससे सिंदूर बनाया जाता था, और हिंदुस्तान की महिलाएं उसको श्रृंगार के फॉर्म में लगाती थी। उसमें एंटीऑक्सीडेंट था, प्रोटेक्टिव था, क्योंकि स्किन से एब्जॉर्ब होता है सिंदूर। लेड, लिपस्टिक, गुलाब से रूज बनाया जाता था, इसलिए रूज नाम दिया गया था, जो मस्कारे इसमें लगाते हैं स्किन को रेड करने के लिए। तो सारी चीजें नेचुरल सोर्स से लाई जाती है, नेचुरल सोर्स से बनाई जाती थी। आज सब में केमिकल आ गया, ये बहुत बड़ा कारण है कैंसर बढ़ने का। प्लास्टिक का बेतरतीब इस्तेमाल कैंसर बढ़ने का बहुत बड़ा कारण है। रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि डिले इन प्रेगनेंसी, शादी नहीं होती है, डिले इन प्रेगनेंसी, डिले इन, और डिलीवरी के बाद लोग ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करते। ब्रेस्ट फीडिंग प्रोटेक्टिव है ब्रेस्ट कैंसर के लिए, ब्रेस्ट फीडिंग की कमी हो रही है। इस तरह से जब देखेंगे तो हमारे चारों तरफ हमने जो चैलेंज किया हुआ है नेचुरल इवोल्यूशन सिस्टम को, वो कैंसर का बहुत बड़ा कारण बन रहा है। इसीलिए लोग कहते हैं सेलिब्रिटी की तो लाइफस्टाइल बहुत अच्छी, उनमें कैंसर हो रहा है। लाइफस्टाइल कहाँ अच्छी है? आप सोचते हैं महंगा खाना मंगवा के खाने से कोई लाइफस्टाइल अच्छी हो जाती है? उसमें कितना केमिकल है। आप इंपोर्टेड खाना क्यों खा रहे हैं? कभी बाहर से भेजा जाएगा, उसको केमिकली प्रिजर्व किया जाएगा, आप केमिकल खा रहे हैं। अच्छी पैकिंग हो सकती है, महंगा हो सकता है, ऑर्गेनिक भी लिखा हो सकता है, मैं ये भी कह रहा हूं, लेकिन ऑर्गेनिक नहीं होगा। मैं आपको तो, मेरे कई एक्टर्स और एक्ट्रेसेस मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं,
कई बार जब हम बैठते हैं डिनर विनर पे या पार्टी में, और जब मुझे खाता हुआ देखते हैं तो हमेशा कहते हैं यार तू कितना लकी है यार, तू कुछ भी खा सकता है। तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये रहता है कि हमें ऐसा लगता है कि वो काफी कुछ अच्छा अच्छा खा रहे हैं, बट एक्चुअली मैं देखता हूँ वो लोग नहीं खा पाते हैं। अब आप देखिए, जब आप तो मुंबई रहते हैं, ब्रेड का इस्तेमाल खाने में कितना कॉमन हो चुका है। सैंडविच खा लीजिए, मतलब लोग ऐसे कहते हैं जैसे पार्ट ऑफ लाइफ है। क्यों ब्रेड खाना है? हिंदुस्तानी रोटी नहीं है तुम्हारे पास? उससे फाइबर निकाल लिया गया गेहूं से, एक्स्ट्रा शुगर ऐड किया गया, कैंसर का कारण। इन चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। उसमें फिर एक्स्ट्रा फैट लगाएगा, मेयोनीज लगाएगी। आप वेजिटेबल सैंडविच भी खाएं, लेकिन सारी चीजें आपकी केमिकली ट्रीटेड है, ये गलत है। आप अपने एरिया से प्रोक्योर कीजिए खाना। और जेनेटिक्स, एपिजेनेटिक्स, दो चीज होती है। जेनेटिक्स जो हमारे पेरेंट्स से हमें जीन मिली है, एपिजेनेटिक्स आमतौर पे हमारा जीन कैसे बिहेव करेगा, जीन के आसपास की चीजें, हमारे वातावरण की चीजों से, ये 4 जनरेशन लगता है बदलने में। जैसे हमारे पिताजी कहीं रहते थे, दादा कहीं रहते थे, उससे हम कैरी करके आते हैं। उसके बाद हमारा जीन कैसे बिहेव करे इस पे भी डिपेंड करता है। तो आप जब माइग्रेट होते हैं तो इतनी जल्दी पूरी तरह स्विच ओवर मत कीजिए। मैं तो तारीफ करता हूं साउथ इंडिया के लोगों को, गुजरात के लोगों को, कहीं माइग्रेट करते हैं, अपने खाने के, अपने कल्चर को जरूर साथ रखते हैं। अच्छी चीज है। जैसे साउथ इंडियन जाएंगे, करी पत्ता जरूर डालेंगे खाने में, हरी सब्जी जरूर डालेंगे, अच्छी बात है। आप इतनी जल्दी एपिजेनेटिक को चैलेंज मत कीजिए। एपिजेनेटिक्स एबनॉर्मल होगा, कैंसर का कारण बनेगा। इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान देने की जरूरत है और बहुत सहजता की जरूरत है। बहुत कठिन नहीं है लाइफ। लाइफ सच में बहुत सहज है। हम बेवजह उसको कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, डू दिस डू दैट, लिस्ट बनाना, चार्ट बनाना। नहीं, आप रुको थोड़ी देर, थमना जरूरी है। रुकोगे तभी सोच पाओगे। थमो और सोचो कि आपकी जरूरत कितनी है, क्या आपके लिए पर्याप्त चीजें आपके पास उपलब्ध है, नहीं है, और उनमें जीने लगो। थ्योरी ऑफ मिनिमलिज्म, मिनिमलिस्टिक अप्रोच से अगर जियोगे तो पूछ सकते हैं आप कि फिर काम किस लिए करें। बिल्कुल सही बात है, आम बात है। जो ये सोचते हैं, मैं कहता हूं सांस तो तुम्हारे काबू में है, 2 मिनट सांस रोक के दिखा लो, नहीं रोक पाओगे। मतलब आपसे काम करा लिया जाएगा। आप चाहोगे भी कि काम नहीं करें तो भी करा लिया जाएगा। अगर जिनको ये इस बात पे मेरी बात से लग रहा हो कि ऐसा नहीं है, आप 10 दिन अकेले रह जाओ बंद कमरे में, बिना मोबाइल के, बिना किसी किताब के, टेलीविजन के, 10 दिन रह लो। जो रह लो वो नोबेल प्राइज विजेता हो जाएगा। 10 दिन छोड़ दो, 24 घंटे आप रह लो, किसी से बात मत करो, SMS मत करो, हर टेक्नोलॉजी से दूर अकेले रह के देख लो। आपके बस में नहीं है। हम एक पूरे इकोसिस्टम का हिस्सा हैं, हमसे काम करा लिया जाएगा। लेकिन उसका इंपैक्ट आपके ऊपर नेगेटिव ये नहीं आना चाहिए कि उसके चक्कर में आप अपना स्वास्थ्य खराब कर दें और इतनी खूबसूरत जिंदगी को आप बर्बाद कर दें। अब लोगों को ये नहीं समझ में आता जिंदगी क्या है। बड़े अच्छे शायर हैं, उनका है, जिंदगी क्या है अनासर में जहूरे तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना। अब जिनको नहीं समझ में आता मैं समझाता हूं। व्हाट इज लाइफ? जिंदगी क्या है? अनासर में जहूरे तरतीब, देयर आर सो मेनी कंपोनेंट्स, मेनी हैपनिंग्स अराउंड अस व्हिच मेक्स लाइफ। मतलब ईशान, क्या ईशान वही हैं जो 2 साल में थे? 8 साल में जो ईशान थे वही हैं आज? जो आज हैं क्या 10 साल बाद रहेंगे? मतलब कितने लोग आपको मिलते हैं, कितनी चीजें हो रही हैं, घटनाएं घटित हो रही, सबका एक बाय प्रोडक्ट लाइफ है। मौत क्या है? इन्हीं अज्जा का परेशान होना। व्हाट इज डेथ? ये जो कंपोनेंट्स चल रहे थे आपके लाइफ में, ये डिस्टर्ब हो जाए। डेथ लोग समझते फिजिकल डेथ, फिजिकली कोई मर गया, डेथ। मेंटल डेथ, मेंटली आप डिस्टर्ब हो गए। सोशल डेथ, समाज ने आपको बैकआउट कर दिया। फाइनेंशियल डेथ, पैसा आपके पास है ही नहीं। देयर आर सो मेनी डेथ। इसीलिए कहा उन्होंने, जिंदगी क्या है अनासर में जहूरे तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना। तो इन अज्जा को संभालना है आपको, ताकि आप हर तरफ से जीवन में, जिंदगी में उल्लास के साथ अपने जीवन को जिए। ये आपका ध्येय होना चाहिए। अच्छा सर, एक चीज और कही जाती है कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है या वो कभी ठीक नहीं हो सकती, मतलब अगर आपने कीमो भी करा लिया तो उसके बाद फिर वापस से रिकवर होता है। बिल्कुल, ये अवधारणा है।
कैंसर भी और बीमारियों की तरह एक बीमारी है, इसमें बस एक ही दिक्कत है, रिलैप्स, मतलब दोबारा होने का। कैंसर के लिए जरूरी है सबसे पहला एम प्रिवेंशन, कैंसर ना हो, इस पे काम करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। और अगर हो तो अर्ली डायग्नोसिस, शुरुआती स्टेज में पकड़ में आ जाए। मोर देन 90% कैंसर क्यूरेबल है। अब कितनी बड़ी अवधारणा है कि कैंसर क्यूरेबल नहीं है। जरूरत है वेरी गुड प्लानिंग, अर्ली डायग्नोसिस, मतलब कैंसर हो गया मैं उसकी बात कर रहा हूं, रोकथाम हो तो बेस्ट है। अर्ली डायग्नोसिस, प्रॉपर प्लानिंग बाय क्वालिफाइड ऑन्कोलॉजिस्ट एंड प्रॉपर पेशेंट सेंट्रिक ट्रीटमेंट, मतलब मरीज के हित का इलाज हो, ना कि डॉक्टर सेंट्रिक ट्रीटमेंट या हॉस्पिटल सेंट्रिक ट्रीटमेंट हो। अस्पताल को किससे फायदा हो रहा है, ये इलाज नहीं होना चाहिए। अगर इसको हम फोकस करें तो कैंसर इज ए क्यूरेबल डिजीज। कैंसर नीड्स सर्जरी, कैंसर नीड्स कीमोथेरेपी, कैंसर नीड्स रेडियोथेरेपी, एट द सेम टाइम कैंसर नीड्स लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। ये मिसिंग है। तो अगर रिलैप्स रोकना है तो ऐसे व्यक्ति के लाइफस्टाइल को ठीक करना पड़ेगा। कई लोग छूटते कहते हैं कि मेरी लाइफस्टाइल बहुत ठीक है, पता नहीं मुझे क्यों कैंसर हो गया। जब उनकी हिस्ट्री रिकॉर्ड कीजिए तो बहुत क्रेविंग नेचर था उनका, पूरे टाइम घुटन में रहते थे, कुछ भी अच्छा हो जाए उनको खुशी नहीं मिलती थी, हर समय ये सोचते रहना पता नहीं क्या हो जाएगा आगे। मतलब ये इतने तनाव में थे, अपेरेंटली अच्छे थे लेकिन इतने तनाव में थे, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज पूरे टाइम बॉडी में जनरेट होता रहा, डीएनए डैमेज किया, एक दिन कैंसर का रूप लिया। तो ये करेक्शन की जरूरत है। किसी के खाने पीने में गड़बड़ी, इसको जरूरत है, सोने की गड़बड़ी, इसको जरूरत है। तो अगर इसको मैं समराइज करूं कि अगर आपको करेक्ट करना है तो क्या क्या करना है, कैंसर से बचना है या कैंसर से क्योर हो जाना है, अगर हो गया तो बिल्कुल दोबारा ना हो। MMMS, MMS नहीं, MMMS, ट्रिपल MS, योर मील। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो खाना मैंने बताया, रीजनल खाएं, सीजनल खाएं, फ्रेश खाएं, घर का बना खाएं, शुद्ध भारतीय भोजन खाएं, हरी साग सब्जी जरूर खाएं, सारी चीजें हो गई। सेकेंड M, मूवमेंट। आप जब चलेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, जो मैंने बताया फार्म टेक्निक, तो उससे बॉडी का सर्कुलेशन चालू रहेगा, डिटॉक्सिफाई करेगा बॉडी को। तो उसके लिए मैंने बताया अष्टांग योग। थर्ड इज माइंड स्टफ, स्ट्रेस, आपका तनाव। एंड फोर्थ S, स्लीप, 7 से 8 घंटे की आपकी नींद प्रॉपर हो। अगर ये करते हैं तो स्वस्थ रहेंगे स्वस्थ व्यक्ति। अगर कैंसर हो गया, इलाज आपने कराया तो ठीक होंगे, तो दोबारा नहीं होगा। इन चीजों का ध्यान रखना है। अच्छा सर, एक चीज बताइए, जो दवाइयां होती हैं, दवाइयों पे एक्सपायरी डेट छपी होती है और दवाइयां बनती केमिकल की हैं, तो क्या केमिकल भी एक्सपायर होते हैं या इट्स अ बिजनेस? नहीं, एक्सपायरी डेट का मतलब ये होता है, दो चीजें हो सकती है, या तो डिक्रीज पोटेंसी या टर्निंग इनटू अनदर केमिकल। इसका मतलब क्या, डिक्रीज पोटेंसी का मतलब फॉर एग्जांपल 500 मिलीग्राम पैरास्टामोल इसमें डाली गई, अब एक्सपायरी डेट लिख दी गई। ये केमिकल डीके करता है, मतलब डिस्ट्रॉय होता है। तो कभी कभी कुछ दवाइयों में एक्स्ट्रा डाल के इसलिए दिया जाता है कि डीके होके जब तक ये काउंटर पे पहुंचे तो ये इफेक्टिव डोज रहे। हो सकता है एक्सपायरी डेट के बाद दवा तो खराब नहीं हुई लेकिन उसकी इफेक्टिविटी कम हो गई, मतलब वो कारगर नहीं रही उतनी, या कभी कभी डिनेचर हो जाती है, केमिकल अपना रूप बदल लेता है। जैसे सनलाइट में एक्सपोजर हो गया, इतने समय तक बाहर रहा तो डिनेचर। इसलिए कहा जाता है कि एक्सपायरी डेट के बाद वाली दवा न लें, या तो ये कारगर नहीं होगी या हो सकता है कोई ऐसे केमिकल में कन्वर्ट होगी जो पॉइजन हो जाए, इसलिए उसको एक्सपायरी डेट का दिया जाता है। अच्छा सर, दूसरी चीज, एक जेनरिक दवाई मिलती है मेडिकल स्टोर पे, एक नॉर्मल मेडिकल स्टोर पे दवाई मिलती है, वही दवाई जेनरिक पे सस्ती मिलती है। अब उस पे लोग मतलब अलग अलग लेबलिंग लग जाती है, जैसे भी हाल ही में प्रधानमंत्री की लगी हुई है। सर, ये जेनरिक दवाई और इन दवाइयों में क्या अंतर होता है? क्योंकि लोग अक्सर ये सोचते हैं कि जेनरिक दवाई शायद इतनी अच्छी नहीं होती इसलिए सस्ती होती है, क्या डिफरेंस होता है? देखिए, इसमें बहुत सारी बातें हैं। अच्छा कि आपने टॉपिक उठाया, इसको डिकोड कर लें। बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब बेसिक दवा जो अंदर है, दवा एक्चुअली वही है, उसका क्या नाम है इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जेनरिक दवा उसको कहते हैं, उदाहरण के तौर पैरास्टामोल है तो पैरास्टामोल लिखा हो, मतलब किसी कंपनी का नाम नहीं है, किसी उसका ब्रांड नेम नहीं हो, वो जेनरिक हो गई। कंपनी की दवा होगी तो हर कंपनी अपने आइडेंटिटी के लिए एक नाम देगा उस दवा का। उस दवा की कीमत बढ़ गई
क्योंकि एक कंपनी इन्वॉल्व है, मार्केटिंग इन्वॉल्व है, उसमें बिजनेस इन्वॉल्व है, तो दवा ये हो गया। अगर कहिएगा स्टैंडर्डाइज फॉर्मूला, तो जेनरिक दवा और ब्रांडेड दवा एक है, स्टैंडर्डाइज फॉर्मूला। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बिल्कुल एथिकल तरीके से जेनरिक दवा बना के मार्केट में लाई गई है तो दवा सेम होगी। लेकिन प्रॉब्लम कहां हो रही है? बायो इक्विवेलेंस टेस्टिंग एक चीज है, मतलब एक स्टैंडर्ड कंपनी की दवा जिसने बनाई है, अब उसका पेटेंट लाइसेंस आमतौर पे 10 से 15 साल पेटेंट होता है किसी कंपनी की जिसने रिसर्च किया है। जब पेटेंट लाइसेंस उसका खत्म हुआ तो दवा ओपन मार्केट में कई कंपनी बना के इंक्लूडिंग जेनरिक मेडिसिन आ गई। अब इसको लेबोरेटरी में हम टेस्ट करते हैं कि ये स्टैंडर्ड, मतलब जो दवा पेटेंट थी, इससे क्या बराबर काम कर रही है लेबोरेटरी के रिपोर्ट पे। अगर बायोइक्विवेलेंस टेस्ट दोनों का बराबर है तो दवा बिल्कुल कारगर है और इक्वली इफेक्टिव है और कॉस्ट कम है। ब्रांडेड कंपनी की दवा कॉस्टली है। अब पब्लिक क्या करे? पब्लिक ने तो पढ़ाई नहीं की, उसके पास लेबोरेटरी नहीं है, टेस्ट नहीं है। पहला इंफॉर्मेशन ये है कि क्या हिंदुस्तान के पास इतनी जेनेरिक दवा है जितनी दवा की खपत हिंदुस्तान में है? आंसर इज नो। तो जब इतना प्रोडक्शन नहीं है तो सॉल्यूशन क्या है? पब्लिक को कंफ्यूज करके रखा हुआ है। कंफ्यूज किसने किया है? सरकार में बैठे लोगों ने, और इनकी मिली भगत है फार्मा कंपनी के साथ। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? एमआरपी पे कैपिंग क्यों नहीं लगी? आप पेटेंट लाइसेंस जब बाहर हो गई दवा, पेटेंट लाइसेंस पे एक रिस्ट्रिक्शन होता है कि रिसर्च मॉलिक्यूल है तो कंपनी अपना फायदा पहले लेगी, उसके बाद पेटेंट लाइसेंस ये होगी। जब दवा बाहर आ गई, एमआरपी इतना ज्यादा रखने क्यों दिया गया? एमआरपी तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। कंपनी के लोग पेपर सबमिट करेंगे और गवर्नमेंट डिसाइड करके बताएगी कि हाँ ये एमआरपी ठीक है नहीं है, तो उसके एमआरपी आप जेनरिक दवा के एमआरपी के बराबर ले आए और जेनरिक दवा का बायोइक्विवेलेंस टेस्ट करके मार्केट में उतारे। तो जेनरिक दवा 20%, 80% प्राइवेट कंपनी की दवा, सब ऑलमोस्ट एक रेट पे मिले, पब्लिक को कंफ्यूजन खत्म। एट द सेम टाइम ऑडिट एंड विजिलेंस दवाइयों की बहुत जरूरी है। कई जगह स्पूरियस दवा मिलती है, मतलब नकली दवा मिलती है, जिसके कई बार मीडिया के लोगों ने पकड़ा और उस पर कार्रवाई हुई। लेवल सेम, पैकिंग सेम, लेकिन उसमें नकली दवा है। कोई आम आदमी को कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। इसी के लिए गवर्नमेंट एजेंसी को एक्टिव रहना है। गवर्नमेंट एजेंसी इसी के लिए बनाई जाती है। जो हम सोचते हैं कि सरकार, मतलब पॉलिटिकल डिस्कशन करके छोड़ देते हैं कि हमने किसी को वोट दिया, इसकी सरकार बन गई, हम खुश हो गए। सरकार ये नहीं है। सरकार है लेजिस्लेशन, मतलब पॉलिटिशियन जो जीत के पहुंचे, एग्जीक्यूटिव मतलब ब्यूरोक्रेट सारे, एंड जुडिशरी, इन तीनों को मिलकर सरकार बनती है। और ये सरकार को जीत के पहुंचने या कोई एग्जाम क्वालिफाई करके पहुंच रहा है, इनको चलाने का जो पैसा आता है हम टैक्स पेयर के रेवेन्यू से आता है। तो इनका राइट और इनकी ड्यूटी बनती है कि इसको इंश्योर करें, जिसके अंडर जो डिपार्टमेंट आ रहा है, कि मार्केट में जो दवा पहुंच रही है प्रॉपर हो, नकली ना हो, बायोइक्विवेलेंस टेस्ट पास हो और एमआरपी ज्यादा ना हो। ये एजेंसी का काम है, इसमें पब्लिक का काम नहीं है। तो अब पूछेगा पब्लिक करे क्या? मजबूर है। पब्लिक को सिंपली डिमांड करना है। आपने मंदिर डिमांड किया, मिला कि नहीं मिला? 370 आपने डिमांड किया, मिला कि नहीं मिला? आप डिमांड कीजिए स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता है। भारत का हर नागरिक बोलने लगे स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा 3 प्राथमिकता है हमारी, हम वोट उसी को देंगे। मतलब आपको जिस दिन ये समझ में आ गया, उस दिन देखिए पॉलिटिशियन चेंज हो जाएंगे। पॉलिटिशियंस आर वेरी श्रूड पीपल, बहुत चालाक होते हैं। वो वही आपको देंगे जो आप चाहते हैं। अब आप चाह ही नहीं रहे हैं तो कौन देगा? मस्ती है। एक मंदिर बनाने में कितना खर्चा आता है अब बताइए? कुछ नहीं है, करोड़ों। उससे कई गुना आप डिमांड कर सकते हैं। आपके अंदर पोटेंशियल है, आप कई यूनिवर्सिटीज हो, मंदिर बनाइए, मना नहीं कर रहे हैं, किसी का आस्था हो सकती है, बिल्कुल बनाइए, लेकिन आप यूनिवर्सिटी बनाएं, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में वेलनेस को प्राथमिकता दें, पब्लिक प्राथमिकता करे स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की, पब्लिक प्राथमिकता करे फूड इंडस्ट्री की, कि फूड इंडस्ट्री कुछ भी मार्केट में लेके आ जाती है, बड़े बड़े ऐड आते हैं, हम खा लेते हैं, बीमार होते हैं, उसके बाद तुम कहते हो कि इसमें तो गड़बड़ी थी, अब बैन करो। भाई पहले क्यों एफएसएसआई ने परमिशन दी उसको? मार्केट में आया कैसे ये प्रोडक्ट? इस पे कंट्रोल करना ये एजेंसी का काम है। एजेंसी काम तब करेगी जब आप वोट दे के जिताने वाले पॉलिटिशियन से डिमांड करेंगे, तो सदन में चर्चा इसकी होगी, ये एजेंसी को टाइट करेंगे, एजेंसी काम करेगी। बिल्कुल सही बात है। अच्छा सर, एक चीज बताइए, नेचुरोपैथी
पे मैं आपसे थोड़ा जानना चाहता हूँ, क्योंकि जैसा मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बताया था, मेरे ब्रदर इन लॉ को हार्ट अटैक आया एक कम एज में। तो उस समय सीन कुछ ऐसा हुआ कि कानपुर में जिस हॉस्पिटल में वो था, तो उस समय उसकी एंजियोग्राफी हुई और अंदर सिर्फ वाइफ अलाउड थी, एंड दे वर लाइक 1 साल ही हुआ था उनकी शादी हुए, तो वेरी न्यू कपल। और जैसे उन्होंने एंजियोग्राफी की, उन्होंने बताया इतना इतना परसेंटेज ब्लॉकेज है और आप अभी तुरंत बोलिए और हम स्टेंट डाल दें, क्योंकि अभी रॉड डाली हुई है या इंजेक्शन डाला हुआ है। एंड शी गॉट पैनिक्ड, तो शी केम आउट और हमने बोला कि नहीं, स्टेंट नहीं डालना है, और हमने नहीं डलवाया, और वो डॉक्टर गॉट अपसेट ऑल्सो। देन वी टुक हिम टू नासिक, अ नेचुरोपैथी, और सर बिलीव मी, उसके हमने कोई स्टेंट नहीं डाला, एंड टुडे ही इज perfectly fine. So what is naturopathy, and if naturopathy is working in this way, तो हम क्यों नहीं उसको प्रमोट कर रहे हैं? देखिए, इसमें दिक्कत क्या है कि जो जिस विधा का प्रैक्टिशनर है कहता है ये बेस्ट है, जबकि फैक्ट ये है कि बेस्ट कुछ भी नहीं है। ओके, सब में कुछ चीजें अच्छी हैं और कुछ चीजों की कमी है। खराब तो मैं नहीं कह सकता हूं, कमी है। तो जब मैंने होलिस्टिक मेडिसिन की बात की, होलिस्टिक मेडिसिन यही है जिसमें योग भी है, मॉडर्न मेडिसिन भी है, नेचुरोपैथी भी है, आयुर्वेद भी है, सबका समागम है। और जब समागम होगा तभी आप ये कर सकते हैं। दिक्कत क्या होती है, अगर नेचुरोपैथी आपने कह दिया तो इंसान सोचता है बस नेचुरोपैथी से सारा इलाज हो जाएगा। ऐसा नहीं संभव है। जब एक्यूट किसी को हार्ट अटैक हुआ है, उसको स्ट्रेप्टोकाइनेज का इंजेक्शन चाहिए तो चाहिए, क्लॉट डिसॉल्व करें, लेकिन क्या उसके बाद स्टेंट डालें? कोई जरूरी नहीं है। क्या लाइफ टाइम वो दवा खाए? कोई जरूरी नहीं है। नेचुरोपैथी, योगा, उसके आयुर्वेद, बहुत सारी चीजों को मिलाइए, लेकिन इसके लिए बिल्कुल साइंटिफिक एविडेंस चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई व्यापारी कह दे गौमूत्र से कैंसर का इलाज होता है, ये गलत है। डॉक्यूमेंट्स कहां हैं आपके? कुछ भी कहने से नहीं चलेगा। आयुर्वेद के वैद्यों को उनकी कॉन्फ्रेंस में मैंने चैलेंज किया कि किस संहिता में लिखा है कि गौमूत्र से कैंसर का इलाज होता है, तो इधर उधर बातें भटकाने लगे। पंचगव्य दिस दैट, मैंने कहा पंचगव्य की बात नहीं कर रहा हूं, संहिता मैंने पढ़ रखी है। गौमूत्र से कैंसर का इलाज, सुश्रुत ने, महर्षि सुश्रुत ने कहा था अर्बुद और ग्रंथि, अर्बुद और ग्रंथि, ग्रंथि मतलब बेनाइन ट्यूमर, अर्बुद मतलब कैंसर को डिस्क्राइब किया था। तो इलाज की प्रक्रिया तक बताई हुई है, सर्जरी बताई हुई है। इन सारी विधाओं को मिला के अगर करें तब जाके होलिस्टिक मेडिसिन की बात आएगी। अमेरिका इस पे अब काम करने लगा। सोचिए, दूसरा देश इस पे काम कर रहा है जिसको कहते हैं DO, डॉक्टरेट ऑफ ऑस्टियोपैथी। ऑस्टियो मतलब होलिस्टिक मेडिसिन। ये पूरे हर विधाओं की अच्छी चीजों को मिला के कर रहा है, और इस पे आना पड़ेगा क्योंकि ये ह्यूमन साइंस है। नेचुरोपैथी की अपनी इंपॉर्टेंस है, बिल्कुल एक्सेप्ट करना चाहिए। आयुर्वेद का इंपॉर्टेंस एक्सेप्ट करना चाहिए। मॉडर्न मेडिसिन का इंपॉर्टेंस है। दिक्कत क्या है, नेचुरोपैथी मॉडर्न मेडिसिन को गाली दे रहा है, आयुर्वेद मॉडर्न मेडिसिन को गाली दे रहा है, मॉडर्न मेडिसिन आयुर्वेद को गाली दे रहा है। ये जो रिफ्ट है इसको खत्म करना होगा। सब में कुछ ना कुछ अच्छी चीज है, लेकिन जहां जिसके लिमिटेशंस हैं उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और उस कमी को दूसरे पैथी से मिला के भरना चाहिए। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। सच में इट वाज अ वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। जैसा लास्ट था उससे तो बहुत ही बड़ा मुझे सेशन लगा, एंड थैंक यू सो मच सर, आपने दोबारा हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। आप कुछ कहना चाहते हैं इस एक्सपीरियंस के बारे में? आज के दौर में, इस भाग दौड़ की जिंदगी में स्वास्थ्य बात करने वाले लोग नहीं बचे हैं, और मैं इनका शुक्रगुजार हूं कि बॉम्बे से चल के आए ईशान जी और यहाँ पे शूट कर रहे हैं दिल्ली में बैठ के। आप ही के लिए कर रहे हैं। स्वास्थ्य प्राथमिकता बनाइए और ऐसे लोगों को सपोर्ट कीजिए। ये भी कर सकते थे, कोई पॉलिटिकल डिबेट कर सकते थे, कहीं और जा सकते थे, कहीं स्पॉन्सर ढूंढ सकते थे, लेकिन इन्होंने सोचा उस मुद्दे को टच करें जो आपके रसोई तक, आपके बिस्तर तक, आपके परिवार तक जाता है। इस मुद्दे को उठाया है और ऐसे लोगों को मैं सैल्यूट करता हूं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।